हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद। आज की हमारी वीडियो है डीआरटी के ओरिजिनल एप्लीकेशन के बारे में कि जब ओरिजिनल एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो उसके बाद रिकवरी सर्टिफिकेट कैसे इशू होता है और क्या उसका प्रोसीजर होता है। लास्ट वीडियो में हमने डीआरटी और एनसीएलटी के डिफरेंस के बारे में जाना था। क्या दोनों एप्लीकेशन साथ में फाइल हो सकती हैं, क्या दोनों एक साथ चल सकती हैं, उसके बारे में जाना था। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो देखिए जिसमें मैंने एनसीएलटी और डीआरटी के बारे में बताया है। वो वीडियो देखने से आपको उनके डिफरेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी एंड डीआरटी में कैसे रिकवरी होती है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले तो हम देखें ये बात करते हैं कि डीआरटी है क्या, डीआरटी किस एक्ट में बनाया गया। डीआरटी जैसे रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, इसमें बनाया गया था, जो कि अभी अमेंड होके आरडीबी एक्ट यानी इसमें बैंक्रप्सी वर्ड ऐड कर दिया, उसमें पर्सनल इंसॉल्वेंसी भी ऐड कर दी है। डीआरटी अब उसकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बन गई है। जैसे एनसीएलटी में कॉर्पोरेट का बैंक्रप्सी यानी इंसॉल्वेंसी चलता है, वैसे ही जो इंडिविजुअल्स है उसका डीआरटी में बैंक्रप्सी चलेगा। मींस बहुत काइंड ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, उसके बारे में हम कभी और दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी देखिए जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डीआरटी का होता है वो क्या होता है, to provide for the expeditious adjudication and recovery of debts owed to banks and financial institution। इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी बताया है कि एनबीएफसी इंक्लूड नहीं होता, एनबीएफसी इस वजह से ओए फाइल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ओए में होता क्या है कि कोई भी बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी एप्लीकेशन यानी कि ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है टू रिकवर डेट फ्रॉम इंडिविजुअल्स और एंटिटीज हु हैव डिफॉल्टेड इन लोन्स। ये हो गया है हमारा। ठीक है, डीआरटी क्या करता है, एग्जामाइन केसेस, रिव्यू एविडेंस, जो भी एविडेंस बैंक के पास होता है उसको रिव्यू करता है और ऑर्डर्स को पास करता है फॉर द रिकवरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट। जितना भी डेट है आपका उस टाइम पे उसकी उसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके कितना इंटरेस्ट में देना है या पेनल चार्ज देना है या कॉस्ट देना है वो कैलकुलेट करके वो ऑर्डर पास करता है। ठीक है, उसके लिए फिर दे इशू रिकवरी सर्टिफिकेट। रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए रिकवरी ऑफिसर बनाए गए हैं जो उसको इनिशिएट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है कि डीआरटी सरफाईसी एक्ट के बारे में भी बात करता है। कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि आरडीबी एक्ट और सरफाईसी क्या एक ही चीज़ है, क्योंकि मैंने जब लास्ट इंटरव्यू लिए थे तो उसमें मैंने ये देखा था कि सर लोग कंफ्यूज है, ओरिजिनल एप्लीकेशन क्या है और सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन क्या है उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सरफाईसी ऐसे की बात करता है जहाँ पे बोरोवर फाइल करता है बैंक के एक्शंस के अगेंस्ट में, और बोरोवर क्या कोई भी एग्रीव पार्टी जो होता है वो बैंक के अगेंस्ट में फाइल कर सकता है, बैंक के एक्शन के अगेंस्ट में फाइल कर सकता है। वहीं पे बैंक आरडीबी एक्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर द रिकवरी ऑफ द डेट। तो ये हो गया इसके बारे में। सरफाईसी में हम देखिए एनपीए की बात करते हैं। जब एनपीए होता है तब सरफाईसी फाइल करते हैं, और आरडीबी एक्ट में जब भी आपका डिफॉल्ट होगा देन यू आर एलिजिबल टू फाइल अ केस अगेंस्ट दी बोरोवर इन दी डीआरटी। तो ये इसका सिस्टम है। उसके बाद जब ओए अलाउ हो जाता है तो क्या होता है, जब ओए अलाउ हो जाता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने फाइल किया डीआरटी में, अब वो अलाउ हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि डीआरटी हैज रूल्ड इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट एंड इट आल्सो एक्नॉलेज दैट द बोरोवर ओज द क्लेम डेट। क्लेम डेट मतलब क्या होता है कि अब ऑर्डर में उन्होंने एक अमाउंट मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो वो हो गया आपका क्लेम डेट, मतलब इतना तो क्लेम करना ही करना है। और डीआरटी क्या करेगा, विल इशू अ रिकवरी सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी द बोरोवर इज लाइबल टू पे। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है देखिए उसका प्रिंसिपल लोन अमाउंट, उस एक्रूड इंटरेस्ट, पेनल्टीज, कॉस्ट इंकर्ड बाय द एप्लीकेंट। अब एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो भी इंटरेस्ट फॉर मतलब फ्यूचर में भी, एक्रूड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, एक्रूड मतलब इनकम आपकी है वो एक्रूड हो गई है, मतलब कि कलेक्ट तो हो गई है लेकिन अभी आपके हाथ में नहीं आई है। जैसे कि सपोज कीजिए हमारी ईएमआई, जैसे हमने सपोज कीजिए 80,000 की कोई ईएमआई बनाई है जिसमें हमें 7,000 या 5,000 पर मंथ के हिसाब से देना है। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है फ्यूचर में भी उसे कहेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब वो इंटरेस्ट तो बैंक ने गेन कर लिया बट वो भी उनके पास आया नहीं है, तो उस इनकम को कहते हैं एक्रूड इनकम। इसी तरीके से इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट तो लग चुका है बट कलेक्ट नहीं हुआ है तो उसको कहते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। अभी हमें देखिए अगर किसी को देखना है कि आरसी कैसे देखना है तो आप केस डिटेल में जाके डीआरटी की वेबसाइट में केस डिटेल्स में जाके आरसी केस स्टेटस पे जाइए और यहाँ पे आप डेली डाल सकते हैं। इसको मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ पे आप डेली डाल दीजिए।
और इसमें आप आरसी कर दीजिए, यहाँ 1 करके 2024 आप टाइप करेंगे और एक आरसी का मतलब ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पे आरसी व्यू कर सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा कि क्या क्या उसमें चीज़ें दिखती है। तो देखिए ये एक आरसी मैंने अभी डाउनलोड की है डीआरटी की वेबसाइट से, जिसमें ये फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाते हैं, ये सीडी हो गए। ठीक है, अभी आप इसमें देखेंगे कि इनका नाम भी लिखा है, CH नेम मतलब सर्टिफिकेट होल्डर। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया गया, मंथली मेंशन होना चाहिए, कितना इंटरेस्ट रेट लगा है वो लिखा है, कब से मतलब जब ओए फाइल हुआ होगा या उन्होंने जो डेट मेंशन करी होगी अपने प्लेन में उस डेट से ऑर्डर की डेट तक। और ये फ्यूचर में भी लगता रहेगा इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। कितना अमाउंट था उसमें, कितना इंटरेस्ट एज ऑन डेट, मतलब अभी जो ऑर्डर जो डेट आया उसमें कितना इंटरेस्ट है, तो ये आरसी अमाउंट हो गया। ठीक है, ये इनका आरसी अमाउंट हो जाता है कि मतलब हमें 42,46,402 रुपीज़ जो है चाहिए इस पर्सन से रिकवर करना है। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें लोन का जो भी टाइप है वो सारा यहाँ मेंशन है कि व्हीकल लोन है, ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ये हो गया आपका आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट। इसमें अभी इंटरेस्ट वगैरह मेंशन नहीं है, वो जब डिमांड नोटिस आएगा तो उसमें इंटरेस्ट वगैरह मेंशन हो गया आएगा विद फ्यूचर इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें डिमांड नोटिस में मेंशन रहती है। फिर आता है कि मतलब फाइल क्या होता है। फाइल जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करेंगे रिकवरी ऑफिसर को, और रिकवरी ऑफिसर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो उनका काम है कि रिकवरी ऑफिसर जो भी उन्हें डिक्री अमाउंट आया है, जो रिकवरी सर्टिफिकेट अभी इशू हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करना है। स्टेप्स टू रिकवर द डिक्रीड अमाउंट फ्रॉम दी बोरोवर। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जो रिकवरी ऑफिसर होता है वो पहले तो डीआरटी जो रूल्स हैं वो रूल्स को फॉलो करता है। रूल्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कुछ चीज़ें जैसे डिमांड नोटिस होगा, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी होगा, अरेस्ट एंड डिटेंशन होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर यानी कि जो एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट होते हैं यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं, और अदर कोई मोड्स ऑफ रिकवरी, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है। पहले तो आपका प्रोसीजर क्या होता है, पहले आप डिमांड नोटिस इशू करते हैं। डिमांड नोटिस इशू करने के बाद आप उस पार्टी के पास जाएंगे, उसको पर्सनली सर्विस करेंगे, थ्रू पोस्ट करेंगे, वहाँ फिक्सेशन करेंगे पॉसिबल हुआ तो। अगर मतलब बोरो नहीं मिलता तो फिक्सेशन करना होगा, आपको पंचनामा देना होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, अगर इन केस आपको बोरो नहीं मिलता है या पोस्ट भी नहीं होता है तो आपको पब्लिकेशन कराना पड़ेगा, डिमांड नोटिस का पब्लिकेशन होगा। उसके बाद आपका नोटिस फॉर सेटलिंग सेल प्रोक्लेमेशन इशू होगा। आप उसको फिर सेम जैसे अभी डिमांड नोटिस का प्रोसीजर किया वैसे ही किया, लेकिन उसमें साथ साथ में SRO मतलब रेवेन्यू ऑफिसर या फिर कोई और ऑफिस जहाँ पे जो डिमांड मतलब नोटिस ऑफ सेटलिंग सेल प्रोक्लेमेशन के नीचे कुछ नाम लिखे होंगे, आपको वहाँ पे जाके हो सकता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो लोकल जगह होगी उसको भी आपको सर्विस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग ही बाद में इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो आपको इन थोड़े अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आप सेल करने वाले हैं। और उसी से क्या होगा, जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा जो मतलब डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करते हैं, वो क्या है प्रोहिबिटेड लिस्ट में लगा देंगे कि वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को सेल ना कर पाए। ठीक है, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, सपोज अभी तो आपके पास सिक्योर्ड एसेट है, लेकिन अभी आपके पास कुछ ऐसे भी आपको पता लगता है कि अनसिक्योर्ड एसेट्स भी है उसके, तो आप अनसिक्योर्ड अटैच करवाएंगे। उसके लिए फॉर्म 16 होता है, तो आप फॉर्म 16 भी सेम ऐसे ही पूरा प्रोसीजर करेंगे। उसमें आपको रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि नोटिस आया है, अटैचमेंट हो रहा है, तो उससे उनको पता लगेगा और वो वहाँ पे प्रोहिबिटेड लिस्ट में उसको लगा देंगे। ठीक है, इसमें अरेस्ट और डिटेंशन 3 मंथ्स का रहता है, लेकिन एक ही बार जनरली मतलब एक बार अरेस्ट हो गया तो यही बोला जाता है कि दूसरी बार जो है नहीं होगा। तो ये एक थोड़ा सा इसका डीमेरिट है। अभी हम थोड़ा डिमांड नोटिस के फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो आप रियल में डिमांड नोटिस देखेंगे उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये आपको फॉर्म 14 बोल के डिमांड नोटिस आता है। ये आपको पूरी पार्टीज़ को सर्व करना पड़ेगा। इसमें बैंक का नाम रहेगा, यहाँ पे जो डेटर्स हैं उनका नाम रहेगा, तो इसमें सारी डिटेल्स रहेंगी, कितना इंटरेस्ट वगैरह, यहाँ पे सारा इंटरेस्ट वगैरह जो है कैलकुलेट होके कैलकुलेट मतलब उसमें लिखा होगा कि ये अमाउंट है, इतना पीनल चार्ज है, कंपाउंडिंग मंथली है या फिर क्या क्वार्टरली है, कैसे है, वो सारा उसमें मेंशन रहेगा। और आपको टाइम दिया होगा कि इस टाइम को आपको आना है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेगी। उसके बाद ये देखिए, ये एक फॉर्म है फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था। इसमें होता क्या है, जब आपके पास सिक्योर्ड असेट्स नहीं होते, सपोज आपके पास सिक्योर्ड असेट नहीं है या फिर आपके सारे असेट्स जो है सेल हो गए, तब आप डिटेक्टिव एजेंसी को अपना जो
जो भी आपके बैंक की डिटेक्टिव एजेंसी होगी उनको आप मैटर इंट्रस्ट करेंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज़ या जो भी उनको ट्रेस होता है, ट्रेसेबल प्रॉपर्टी आपको ला के देंगे। आप उसमें एप्लीकेशन फाइल करेंगे डीआरटी में आरओ के सामने, एंड वो अटैचमेंट के लिए ऑर्डर देंगे। तो यही आपके पास नोटिस आएगा, ये नोटिस आपको सर्व करना होगा रेवेन्यू ऑफिसर के पास, जिससे कि वो प्रोहिबिटेड लिस्ट में एंट्री कर देंगे। उसके बाद देखिए, नोटिस ऑफ सेटलिंग सेल प्रोक्लेमेशन का फॉर्मेट मुझे मिला नहीं है, तो ये नोटिस फॉर सेटलिंग सेल प्रोक्लेमेशन का एक फॉर्मेट है। मीन्स आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम सेल कर रहे हैं, इस तरीके से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ देखें तो देखो, इसमें अमाउंट भी लिखा है, अमाउंट के साथ साथ इसमें कितना इंटरेस्ट है वो भी सिंपल इंटरेस्ट ईयरली। देखिए इसी की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम, ये डेट लिखा है, टिल रियलाइजेशन एंड कॉस्ट ऑफ दिस मच रुपीज़, ये सारा चीज़ें इसमें मेंशन है कि ये सब आपको पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पार्टी को इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको ये सारी चीज़ें लाना है। जनरली पार्टी लाती नहीं है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ईसी होती है जो रेवेन्यू ऑफिस जनरेट करता है। ईसी के साथ साथ वैल्यूएशन रिपोर्ट, क्या आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट है, क्या वैल्यू है प्रॉपर्टी की, और आपकी एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट रहती है कि आपने उसकी इंस्पेक्शन करी है, क्या वो प्रॉपर्टी उतनी वैल्यू करती है या नहीं करती है, या उसके नियर बाय स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स ये सब अवेलेबल है, रोड्स अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट में देना पड़ता है। तो ये आपका सेटलिंग सेल प्रोक्लेमेशन का काम हो गया। एंड साथ में आपको ई ऑक्शन पर्टिकुलर्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका ऑक्शन होने वाला है तो आपकी सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए कि बिड अमाउंट जो रिसीव होगी वो किधर जाएगी, किस अकाउंट में जाएगी, आपका ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा, वो ऑथराइज ऑफिसर का नाम रहेगा, और आप किसके थ्रू ऑक्शन करा रहे हैं, किस कोई मतलब पार्टी है, पोर्टल है, क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको इस ई ऑक्शन पर्टिकुलर्स में मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि सेल नोटिस, ये भी मैंने डीआरटी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है कि सेल नोटिस आता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेन होती है। तो देखिए ये है सेल नोटिस यानी सेल प्रोक्लेमेशन की कैसे इशू हुआ। ठीक है, ये इशू होने के बाद इसमें देखिए सारी डिटेल्स मेंशन होगी, कितना अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट है पर एनम, विद इफेक्ट फ्रॉम टिल रियलाइजेशन, एंड ऑल्सो पे कॉस्ट एज पर सर्टिफिकेट, कोई कॉस्ट रही होगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब इन्होंने ई ऑक्शन पर्टिकुलर में ये बैंक की वेब मतलब इस पोर्टल का नाम लिखा है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मेंशन मिल जाएगी कि इतने इतने टाइम तक आपको सारी बिड्स मतलब जो भी आपका अमाउंट होगा, रिजर्व प्राइस वगैरह होगा, उसमें इतना % आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। सारी डिटेल्स आएगी, प्रॉपर्टीज़ की डिटेल रहेगी, ये रिजर्व प्राइस है, इसका ईएमडी मतलब इतना बिड अभी आपको डिपॉजिट करना है बिफोर टेकिंग पार्ट इन दी ऑक्शन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप देख लीजिए, इसमें इस तरीके से सारी ऑथराइज ऑफिसर का नाम सब कुछ रहता है, और ये कुछ कंडीशंस है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, आपको पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ के ही आपको पता लगेगा। उसके बाद पेमेंट कैसे होगी कि पहले तो आप देख लीजिए 25% आपको कब देना है, विद इन 24 आवर्स में देना है, जैसे ही आपका होगा 24 आवर्स के अंदर आपको देना पड़ेगा। और बाकी ये 75% वगैरह आपको देना पड़ेगा ऑन और बिफोर 15th डे। ठीक है, और इसमें क्या है, आपको साथ में ये भी आपको अपने मतलब जो आपका ऑक्शन परचेजर होगा उनको ये भी बताना पड़ेगा कि अलॉन्ग विद पाउंडेज फी एट 2% अप टू ₹1000 एंड 1% ऑन एक्सेस ऑफ सच ग्रॉस अमाउंट ओवर ₹1000 इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार डीआरटी दिल्ली। मोस्टली ये क्या होगा, ये एक डीडी बनता है और एक एफडी बनता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। तो ये है आरसी का प्रोसीजर। थोड़ा सा अभी आपको अभी इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप बैंक में होंगे या आप डीआरटी में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगे कि मतलब किस तरीके से पे करना है। ये वाले जो क्लॉजेस है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके परचेजर या आप हो या आप किसी को गाइड कर रहे हैं तो आपको ये वाले पॉइंट जो है पता होने चाहिए। तो ये था हमारा डीआरटी रिकवरी सर्टिफिकेट कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या क्या उसमें करना होता है, कैसे करना है, और क्या सर्टिफिकेट मतलब और क्या नोटिसेज आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें बात करी। इसमें मेन चीज़ें, पहले तो डिमांड नोटिस है आपका, उसके बाद फॉर्म 17 यानी नोटिस फॉर सेटलिंग सेल प्रोक्लेमेशन, उसके बाद आपका सेल प्रोक्लेमेशन आता है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, उसके बाद ही जो है आपकी प्रॉपर्टी सेल होती है। इसमें डीआरटी में एक बेनिफिट क्या है, आप सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड दोनों ही प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। वहीं पे सरफाइसी में क्या होता है, आप सिर्फ सिक्योर्ड ही कर पाते हैं। तो जो भी आपकी सिक्योर्ड असेट्स हैं आप उसी को ही सेल कर पाते हैं, दैट टू आफ्टर एनपीए। यहाँ पे क्या है, एक डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है कि अकाउंट एनपीए होना है, सरफाइसी में एनपीए होना चाहिए।
साथ में आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट उसमें दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? थ्रू सरसाई या आरओसी का चार्ज होगा, या इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी बोलते हैं, आपने एनसीएलटी में पढ़ा होगा, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपका चार्जेस मतलब सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसी ना किसी तरीके से दिखना है, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आप उसको प्रॉपर्टी अगर आपको कुछ मिलती है तो आप अटैच भी कर सकते हैं। सपोज आपको कार ट्रेस होती है तो आप कार को अटैच करवा सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। वहीं सरफाइसी में अटैचमेंट वाला प्रोविज़न नहीं है। दूसरा एक मेजर चीज़ है, दूसरा एक मेजर चीज़ और अभी रिसेंटली कुछ कुछ डीआरटी में फॉलो होता है, जब आपका ओए अलाउ होता है तो जैसे उसमें अमाउंट फिक्स हो गया और इंटरेस्ट फिक्स हो गया, तो कई डीआरटी ये बोलते हैं कि सरफाइसी नोटिस में भी आपका यही अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपका जो डेट था वो क्रिस्टलाइज हो गया। वंस इट इज़ क्रिस्टलाइज यू शुड नॉट मेंशन सम अदर अमाउंट। तो क्योंकि जुडिशरी ने क्योंकि उनका कहना यह है कि जुडिशरी ने जब ऑलरेडी बता दिया है, ट्राइब्यूनल ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, तो आपका जो अमाउंट क्रिस्टलाइज हो गया आपको वही अमाउंट मेंशन करना है सरफाइसी में। बहुत रियरली ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन कुछ डीआरटी में ऐसे ऑब्जेक्शंस लिए जा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ों का भी ध्यान देना है कि ओए अलाउ होने के बाद अगर अमाउंट मेंशन हो रहा है, तो अगर आपकी कोई ब्रांच या आपको किसी को गाइड करना है तो आप उन्हें बता सकते हैं पहले ही कि सर ऐसा भी इशू देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सरफाइसी के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि सरफाइसी के प्रोसीजर्स क्या हैं, क्या लूप होल्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में या आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं। जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डीआरटी एनसीएलटी के बारे में पूछा था, किसी स्टूडेंट ने आरसी मतलब रिकवरी सर्टिफिकेट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसके बारे में पूछा था। तो जैसे ही अगर आपके भी कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।